So hey guys, what's up? Welcome back to official YouTube platform of IPM Careers. My name is Manas Mishra, your logical reasoning and quants educator. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आई एम बैंगलोर यूजी प्रोग्राम का सैंपल पेपर आउट हो चुका है, उसी का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का, और साथ ही साथ आखिरी में आपको इन्फ्रेंस भी दूंगा कि भाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट नॉट, व्हाट टू डू इन लास्ट 7 days टू कॉन्कर दिस एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन देखेंगे एंड सॉल्यूशन से हम लोग समझेंगे कि यार आखिरी के जो 7 दिन है ना, ये बहुत क्रूशियल होने वाले हैं इफ यू आर रियली अ सीरियस एस्पायरेंट। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर, एंड थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन भी मुझे आपको यहां पर दिखाना है। ओके आई थिंक अब ये आपको भी विजिबल होगा, है ना? So the question is saying that there are 10 people sitting in 2 parallel rows containing 5 people each in such a way that there is equal distance between adjacent person. Row 1 का डेटा में दिया हुआ है that A, B, C, D, E are seated and all of them are facing south. So suppose this is row 1, 1, 2, 3, 4 and 5. So A, B, C, D, E and all of them are facing south. In row 2, P, Q, R, S, T are sitting and all of them are facing north. So in row 2, P, Q, R, S, T and all are facing north. Necessarily they are not sitting in the same order. Okay. Each person faces another person from other row. Okay. C sit third to the left of E. Now listen one thing carefully. If we want to solve this kind of question, the one main thing which you all need to know is to write down each and every condition. हर एक कंडीशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे ताकि हम बार बार क्वेश्चन को पढ़ने से बचें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो द क्वेश्चन यहां पे हमारा शुरू होता है, कह रहा है क्या? T से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो हमने यहां पर बना लिया कि E के थर्ड टू द लेफ्ट में C है। An immediate neighbor of C faces T. So C immediate neighbor is facing T. Okay. C sit right of B. अब कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि immediate right of B, right, तो right है तो हम डबल एरो लगा देंगे। C sit to the right of B. पहली लाइन से हमें 3 कंडीशंस मिल गई। नाउ ये क्या है? दिस इज R, ये समझ जाओ P Q R S T है यहां पर। R sit third to the left of the person facing B. R sit third to the left of the person. Suppose this is the person who is facing B. तो इस पर्सन के लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कौन है? R है। ये हमारी एक कंडीशन है। ओके, तो R sit third to the left of the person facing B. The person facing B, उसके third to the left में R is sitting. Only one person sit between R and P. Okay, so only one person is going to sit between R and P. A faces the one of the immediate neighbor of Q. So A faces the immediate neighbor of Q. तो Q का कोई एक नेबर होगा और उसको फेस करेगा A. Okay. Q does not sit at any of the extreme end. Q is not going to sit at any of the extreme ends. थर्ड कंडीशन भी हो गई, S does not sit at any position to the right of T. तो T के लेफ्ट में S बैठेगा। T के लेफ्ट में S बैठेगा। नाउ हमने सारी कंडीशन पढ़ ली, अब हम एक एक करके इसको बनाएंगे। अच्छी बात यह है, अब हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अब हमें सिर्फ कंडीशन देखनी है। ओके, सो अगर हम यहां पर देखें क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो हम कहां से शुरुआत कर सकते हैं। हमें बताइए कि यहां पर कौन बैठेगा? यहां पर बैठेंगे P Q R S T। अगर हम यहां से शुरुआत करते हैं, मान लो अगर हम यहां से ले, हमने लिया कि कोई एक पर्सन, उसके थर्ड टू द लेफ्ट में R बैठा है। सपोज दैट हमने मान लिया वो पर्सन ये है और फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड टू द लेफ्ट में R बैठा है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर यहीं पे क्यों माना? कोई बात नहीं, अगर ये गलत हो गया तो हम एट द रेट को यहां मान लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, इससे ज्यादा होगी नहीं। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है, तो यहीं से कर दिया। ओके, अब देखते हैं यहां पर तो एट द रेट को फेस कौन कर रहा है? तो आप कहोगे एट द रेट को फेस कर रहा है P। ठीक, R को एक छोड़ करके P है, तो यहां तो हो नहीं सकता, तो यहीं पे होगा। R को एक छोड़ करके P होगा।
ओके, तो ये भी काम हमारा हो गया। अब यहां पर क्या कह रहा है देखो इधर, और अब हम कुछ यहां पे ले सकते हैं। ये देखो जरा, ई के लेफ्ट में एक दो छोड़ करके सी होगा, तो क्योंकि अगर आप साउथ देख रहे हैं तो साउथ में आपका लेफ्ट ये होता है, तो अगर हम ई को यहां माने तो ई के लेफ्ट में एक दो छोड़ करके यहां पे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो ये भी चीज हो गई। सी का जो इमीडिएट नेबर है उसकी तरफ टी देख रहा होगा। ओके, तो सी का जो इमीडिएट नेबर है ना, यहां पे क्या कह रहा है, एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस टी। तो सी का जो इमीडिएट नेबर है तो या तो टी यहां पर आएगा, और एक नेबर ये, तो या तो टी यहां पर आएगा। तो ईदर टी विल सिट हेयर और ईदर टी विल सिट हेयर। ठीक है, ओके। अब यहां पे कह रहा है कि बी इज गोइंग टू सिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सी। ओके, सी सिट टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में सी बैठा है। ये भी चीज अभी तक हमारी सही है। नाउ टी के लेफ्ट में एस बैठेगा, टी के लेफ्ट में एस बैठेगा, तो टी के लेफ्ट में एस यहां भी बैठ सकता है और टी के लेफ्ट में एस यहां पर भी बैठ सकता है। तो अभी तो हम यहां पे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम ये देख सकते हैं, एक बात हमें ये पता है कि क्यू किसी एंड पे नहीं बैठेगा, है ना, और क्यू का जो कोई नेबर है वो ए की तरफ देख रहा होगा। अच्छा ठीक है, तो क्यू किसी एंड पे नहीं बैठेगा, तो क्यू यहां नहीं बैठेगा, क्यू यहां नहीं बैठेगा, तो क्यू यहीं पे बैठेगा। और क्यू का जो नेबर है वो ए की तरफ देख रहा होगा, तो क्यू का एक नेबर पी है जो सी की तरफ देख रहा है, और क्यू का एक नेबर आर है जो 100% ए की तरफ देखेगा। सो ए बी सी डी, यहां पे डी बचा, डी यहां पर आ गया। ये कंडीशन भी हमने यहां पर बना ली। अब अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर देखो क्या कह रहा है कि सी का एक नेबर टी की तरफ देख रहा होगा, तो सी का एक नेबर टी की तरफ देख रहा होगा, ये यहां पे तो क्यू आ गया, तो अब डेफिनेटली यहां पे टी आएगा, तो टी हमारा यहां पर आ गया। तो पी क्यू आर एस, तो एस हमारा यहां पर आ गया, और हमने सारी कंडीशंस को बैठा दिया। क्लियर हुई बात, हमने सारी कंडीशंस को यहां पर क्या करा, तो हमने सारी कंडीशंस को यहां पर बैठा दिया। जब हमने यहां पर सारी कंडीशंस को बैठा दिया, तो अब हमसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। ऊपर की इंफॉर्मेशन से अगर आप निकालें तो कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रू है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस ए, ना ये तो ट्रू नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गई। वन ऑफ द पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, नो ये भी फॉल्स हो गई। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग ए, तो द पर्सन फेसिंग ए उसके सेकंड टू द राइट में पी आ रहा है, यस ये तो ट्रू हो गई, ये तो ट्रू हो गई। ई फेसेस क्यू, नो फॉल्स हो गई। तो हमें ट्रू वाली चाहिए, तो ट्रू वाले क्या हो गया, सी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुई ये बात, ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन टी एंड वी। क्लियर होगा, विजिबल होगा। यहां पे कह रहा 4 पीपल, ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन टी एंड वी हैव एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे बिफोर टी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वी 1 2 3 4 एंड वी हैज एन एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे बिफोर टी, तो इसका मतलब ऐसे आएगा। एक कंडीशन ये हो गई, आर डज नॉट हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे, ओके। मोर देन 2 पीपल, तो आर डोंट हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे, ओके। मोर देन 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन वी एंड आर, तो वी एंड आर के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। एस हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर यू एंड इमीडिएटली आफ्टर पी, तो पी के इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम एस का है और यू से इमीडिएटली बिफोर है। एक कंडीशन ये हो गई। मोर देन 1 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन क्यू एंड एस, मोर देन 1 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन क्यू एंड एस, ओके। तो चलो हम शुरुआत करते हैं यहां पर वीक की। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपकी मर्जी, आप संडे से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है इसमें,
ठीक, कह रहा है वी, और चलो वी यहां मान लिया, तो 1 2 3 4 यहां पे टी आ गया। एक कंडीशन चलो और ले लेते हैं, यहां पे वी को ले लेते हैं, 1 2 3 4 यहां पे टी आ गया। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। वी और आर के बीच में दो से ज्यादा लोग होंगे। अच्छा, पी के नीचे एस है, एस के नीचे यू है। ओके, आर फ्राइडे को नहीं होगा, आर फ्राइडे को नहीं होगा। वी और आर के बीच में दो से ज्यादा लोग होंगे, तो 1 2 3, तो आर यहां कर नहीं सकते, तो आर को यहीं बनाएंगे। 1 2 3, तो आर यहां करने पे बनाएंगे, तो ये भी हो गया। आर फ्राइडे को नहीं, ये भी हो गया। पीएसयू हमें तुरंत एक साथ चाहिए, पीएसयू। ओके, एंड क्यू और एस के बीच में एक से ज्यादा आदमी हमें चाहिए। तो देखो भाई, अगर हम पी एस यू यहां बनाएं, है ना, पी एस यू अगर हम यहां बनाएं, और क्यू एंड एस के बीच में हमें एक से ज्यादा चाहिए, तो क्यू को हम यहां बनाएंगे, तो फिर हम फंस जाएंगे, है ना। तो फिर यहां पे तो हम फंस जाएंगे। एस हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर यू एंड इमीडिएटली आफ्टर पी। ओके, और अगर हम पी एस और यू को यहां बनाएंगे, तो भी फिर हमें क्यू को यहीं पे बनाना पड़ेगा। तो क्यू और एस के बीच में हमें एक से ज्यादा लोग तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो क्यू के लिए तो फिर ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। अब देखो, अगर हम पी एस और यू को अगर हम यहां बनाएंगे, क्योंकि एक ये तो हमारी कंडीशन नंबर 2 है ना, पी एस यू को अगर हम यहां बनाएंगे, तो क्यू को फिर हम यहां बनाएंगे, और अगर हम क्यू को यहां बनाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि फिर हमें एक से ज्यादा लोग मिल रहे हैं क्यू और एस के बीच में, 1 2। हाँ, तो ये कंडीशन फिट होगी। तो दो पॉसिबिलिटीज दी, एक फेल हो गई, एक पास हो गई। अब जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार जरा पढ़ लो। कह रहा ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन टी एंड वी। सो 1 2 3 4। ओके, फिर कह रहा वी हैज एग्जाम ऑन डे बिफोर टी। ओके, आर डज नॉट हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे, तो आर इज हैविंग हिज एग्जाम ऑन सैटरडे। नाउ इट इज सेइंग दैट more than 2 people between V and R. Okay, S has exam immediately before U and S has exam immediately after P. More than one person has exam between Q and S. Okay, so this condition is completely true. Now S has exam on. Now we have to find which of the following, when substituted in the same sequence, would make sentence correct. We have to find the exam days of S, P and U. So S is what? Thursday. P is what? Wednesday and U is what? Friday. बट ये पैटर्न सेम सीक्वेंस में मिले ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम पता है यहां पर क्या आने वाली है। प्रॉब्लम यहां पर ये आने वाली है कि आप अभी श्योर नहीं कि जो हमने बनाया वो सही है, नहीं बनाया, नहीं सही, तो चलो एक बार देखते हैं। अच्छा, नहीं गारंटी। अच्छा, एक चीज अगर इसमें होती तो गारंटी हो जाती। पता है क्या? अगर ये कह देते कि जो भाई हमारा वीक है ना वो मंडे से शुरू है, तो चीजें सही हो जाती। लेकिन बस हमें यहां पे एक चीज देखनी है, हमें पहले एस बताना है फिर पी बताना है। तो एस और पी में क्या डिफरेंस है? ये एरो हटा दे तो समझ में आ जाएगा। एस और पी में क्या डिफरेंस है? तो आप कहोगे 1 डे माइनस का है। और यू में क्या डिफरेंस है? एस और यू में क्या डिफरेंस है? तो आप कहोगे 1 डे प्लस का है। तो देखो भाई, सैटरडे में 1 डे माइनस करो, मंडे आएगा नहीं। ट्यूसडे में 1 डे माइनस करो, नहीं। वेंसडे में 1 दिन माइनस करो, संडे नो। ट्यूसडे में 1 दिन माइनस करो, वेंसडे, थर्सडे में 1 दिन माइनस करो, वेंसडे, एंड थर्सडे में 1 दिन जोड़ दो तो फ्राइडे। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड हमारा आंसर भी यही है। ठीक है, कोइंसिडेंटली यही आंसर भी है हमारा, और यही अरेंजमेंट सही भी है हमारा। देखो सिंपल सी बात है, आप चाहें तो मोर देन 1 पॉसिबिलिटी लेकर के एग्जाम में हिट कर सकते हैं। मैं कहूंगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप कम से कम 2 या 3 पॉसिबिलिटी लेकर के एग्जाम में हिट करें। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइप के क्वेश्चन को करने की यह है कि भाई आप कंडीशंस को नोट करें। अगर आप कंडीशन को ही नहीं नोट करेंगे तो फिर देन यू विल गोइंग टू फेस अ ट्रबल विच विल टोटली इंपैक्ट ऑन योर बाइफर्केशन ऑफ टाइम। ओके, ये आई थिंक पूरा आप लोगों को दिख रहा है। यहां पे क्या कह रहा है? देखो इधर सिंपल सा एक वेन डायग्राम है। दिस पार्ट इज कारपेंटर, दिस पार्ट इज टीचर, दिस पार्ट इज ड्राइवर। वी हैव टू फाइंड टीचर्स दैट आर ड्राइवर, टीचर्स हु आर ड्राइवर बट नॉट कारपेंटर। तो टीचर्स हु आर ड्राइवर बट नॉट कारपेंटर, तो ये कारपेंटर वाली चीज हमें नहीं चाहिए, इसको हटा दो। ये जितना भी इससे हमने मार्कआउट करा है इसको आप सिंपल हटा दो यहां पे। ठीक, तो वी वांट टीचर्स हु आर ड्राइवर।
Okay, teachers who are drivers. So 41 is the correct answer. 41 is the correct answer. Okay. Now, how many pilots are also engineers? अब देखो दोनों क्वेश्चंस में अंतर है. What is the basic difference? इससे पहले वाले क्वेश्चन में नॉट यूज था, तो जो नॉट यूज था उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया. यहां पे नॉट नहीं यूज है, कुछ भी इग्नोर नहीं करेंगे, हर चीज को देखेंगे. वी वांट पायलट हु आर इंजीनियर. तो वी वांट पायलट, दिस पार्ट इज पायलट एंड दिस पार्ट इज इंजीनियर. तो पायलट हु आर इंजीनियर्स, तो पायलट हु आर इंजीनियर्स, तो दिस पार्ट 33 प्लस 30 दैट इज 63. ओके, ये क्वेश्चन आ गया है सीआर से, क्रिटिकल रीजनिंग से, और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इधर. ये कह रहा है शिपिंग कंपनी फॉर, आपको ये देखना है कि यहां पे हमें क्या निकालना है. वी वांट कोर्स ऑफ एक्शन. व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन? कोर्स ऑफ एक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर which either they will going to solve the problem or they will going to reduce the problem. या तो प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर दे या तो प्रॉब्लम को कम कर दे. दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन अच्छे माने जाते हैं. कह रहा शिपिंग कंपनी एक्स ऑपरेटिंग फॉर पास्ट 8 years, ओके, with 4 department, import, export, finance and marketing, has reported highest ever employee attrition rate in last 3 months. भाई शिपिंग कंपनी है, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छा काम कर रही है, बट इधर कुछ समय से ना उसके एम्प्लॉय एट्रिशन रेट जो है बढ़ गए आखिरी 3 महीने से. एम्प्लॉयज जा रहे हैं बार बार, और एम्प्लॉयज जाना किसी कंपनी के लिए जो ग्रो कर रही है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. तो क्या करना चाहिए? तो यहां पर देखते हैं. कह रहा था कंपनी शुड अपॉइंट अ क्वालिफाइड एचआर प्रोफेशनल टू मैनेज एम्प्लॉय रिलेशन एंड रिटेंशन. ठीक है भाई, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी. द कंपनी शुड हायर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज टू फिल द पोजीशन ऑफ एम्प्लॉय हु हैव लेफ्ट. पार्ट टाइम एम्प्लॉय विल डू व्हाट? ये कोई फैक्ट्री के वर्कर है? नहीं ना भाई. पार्ट टाइम एम्प्लॉय विल गोइंग टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फुल टाइम एम्प्लॉय लेगा. तो दिस विल नॉट बी अ प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन. दिस विल नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज नॉट अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन. तो ओनली वन फॉलो. ठीक है, मैंने आपको बता दिया, तो प्रॉब्लम कम हो या पूरी तरीके से खत्म हो, बस वही कोर्स ऑफ एक्शन है. तो फिर हमारे पास एक अरेंजमेंट आ गई. देख रही है ना? हाँ. So we have 8 floors, A, B, C, D, L, M, N, O are living there. The lowermost floor is number 1 and topmost is number 8. So 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, हमने यहां पे 2 कंडीशन बना ली. L lives on 4th floor. Very good. So L is living on the 4th floor. Great. Sum of floor of L and C is more than 10. L and C is more than 10. Plus 10 मतलब more than 10 मान लेना. The sum of floor and D and O is 8. Okay. O does not live on odd number floor. O एक even होगा. अब ये even है तो इसको भी even होना पड़ेगा. क्यों? Because the sum of even and even will give you even. Even का sum ही even होता है. M live on odd number floor. M will going to live in odd number floor. The sum of floor of M and D is more than 12. More than 3 people live between M and N. The sum of floor of N and A is more than 5. ओके, ये चीज हो गई यहां पे. अब देखते हैं जरा L और C. देखो L तो हमारा 4 है तो C हमारा 8 हो जाएगा, तो C तो 8th फ्लोर पे रहेगा. ये कंडीशन तो हो गई. ठीक है, ये कंडीशन तो हो गई. नाउ D and O 8 होगा. ओके, तो 8 देखो अब दोनों के दोनों इवन होंगे. 2 इवन हमारे ब्लॉक हो चुके हैं 4 और 8. तो अब 2 ही इवन बचे हमारे पास. कौन कौन से? या तो 6 बचा या तो 2 बचा. तो देखो या तो हम बोलेंगे D और O यहां पर आएगा या तो हम कहेंगे D और O यहां पर आएगा. सेम केस हम ये कहेंगे इधर D और O विल कम हियर और D और O विल कम हियर.
तो एक तरीके से ये कंडीशन भी हमने देख ली, m ऑड पर आएगा। अच्छा d कितना हमारे पास, देखो m ऑड पे आएगा। एक सेकंड, यहां पे क्या कह रहा है, ये कंडीशन कुछ मिस हो गई है। मोर देन 3 पीपल लिव बिटवीन m और n, अच्छा सही थी, हाँ m और n के बीच में 3 से ज्यादा लोग रहेंगे, 3% से ज्यादा लोग रहेंगे। एंड वी वांट m एट ऑड पोजीशन, ठीक है, m और d 12 से ज्यादा आने चाहिए। अगर हम m को यहां पे रखें तो m और d, अगर d यहां पे 7 + 6 13, अगर हम m को यहां पे रखें और d यहां पे रखें 5 + 6 11, 5 + 2 7, 13 से ज्यादा तो आएंगे नहीं, सॉरी 12 से ज्यादा तो आएंगे नहीं, इस कंडीशन पे ध्यान दो। तो हमें m को यहीं पे रखना पड़ेगा बिकॉज वी वांट द सम मोर देन 12। ओके, तो m को यहां पे रखेंगे 1 2 3, 3 से ज्यादा लोग चाहिए तो n डेफिनेटली विल कम हेयर, n डेफिनेटली विल कम हेयर। नाउ m एंड d विल गिव यू मोर देन 12, तो d को फिर हमें यहां पे रखना पड़ेगा, इसका मतलब o यहां पर आएगा, तभी ये चीज बनेगी यहां पर, है ना। तो इसका मतलब d को फिर हम यहां पे रखेंगे, d को फिर हम यहां पे रखेंगे, o को फिर हम यहां पे रखेंगे, o को फिर हम यहां पे रखेंगे। नाउ d प्लस o इज 8, m प्लस d इज मोर देन 12, 7 + 6 13, दैट इज मोर देन 12। नाउ n प्लस a इज मोर देन 5, n प्लस a इज मोर देन 5, तो a को हम यहां पे रखेंगे। यार ये तो एक ही कंडीशन बन गई हमारी, इसको हटा ही दो यहाँ पे, a को फिर हम यहां पे रखेंगे, है ना, सिमिलर कंडीशन है, कहीं पे कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं कंडीशन, तो इसको हटा ही दो फिर यहां पे। अब a को अगर हम यहां पे रखेंगे तो a b बचा हमारा, b को हम यहां पे ले, सो a b c d l m n o, ओके डन। अब एक बार जरा कंडीशन पढ़ लो, देखो भाई आपको कैसे एग्जाम में पता चलेगा आपने जो किया है सही है गलत है, सिंपल सी बात है, कंडीशन एक बार रीड कर लो, अगर कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही आपका अरेंजमेंट 110% सही है। क्या कह रहा है भाई, एल लिव्स ऑन 4th फ्लोर, ओके, सम ऑफ, अब ये जरा मैं चेक करना आपको सिखा देता हूं जल्दी से कैसे चेक करते हैं। देखो एल लिव्स ऑन 4th फ्लोर, करेक्ट है। सम ऑफ एल और सी इज मोर देन 10, एल और सी 8 + 4 इज मोर देन 10, ये भी सही है, ओके, एल और सी इज मोर देन 10। 1 सेकेंड यार, एल और सी इज मोर देन 10 था तो मैंने अच्छा इसको 10 मान करके 8 पे रख दिया था, ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, कुछ होगा तो वायलेट हो जाएगा। एल और सी अभी मोर देन 10 है तो ये तो सही है। फिर कह रहा सम ऑफ फ्लोर डी एंड ओ इज 8, डी एंड ओ इज 8, ओके ये भी सही है। फिर कह रहा ओ डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो ओ इज लिविंग ऑन इवन नंबर फ्लोर, ये भी ठीक है, ये भी क्लियर है भाई, क्लियर हो गया ये भी। O does not live on odd number floor, M lives on odd number floor, great, ये भी सही हो गया। The sum of floor of M and D is more than 10, more than 12, so 13 आ रहा, more than 12 है, very good, ये भी सही है। More than 3 people live between M and N, 1 2 3 4 5, more than 3 are living, okay। Now it is saying that sum of floor of N and A is more than 5, so N and A 5 + 1 that is 6, more than 5, सारी कोई कंडीशन वायलेट ही नहीं हो रही, एवरीथिंग इज फाइन। तो अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, A lives on immediately above L, it is true, B lives on 5th floor, this is not true, only 4 people live between M and O, 1 2 3 4, yes this is true, C lives on topmost floor, yeah this is true, okay, so A C D are true but B is false and we have to find the false one, so B is correct, okay। A simplest question of blood relation, try to solve it within 2 minutes। S is mother of Z, S is mother of Z, Z is sister of Q, Z is sister of Q, R is sister of Q, R is sister of Q, R is daughter of Y, R is daughter of S and R is daughter of Y, it means that Y is her father, they both are husband wife। Now S is daughter-in-law of M, S is daughter-in-law of M,
M has only one child, that is Y, and only one grandson. So granddaughter, this is grandson. Y has only three children. So Y has three children, Z, Q, and R. Okay. How Q related to A? How Q related to A? Grandson. Q is grandson of A. Q is grandson of A. Sorry. How Q is related to A लिखा है ना? Now where is A? A is father of Y. Okay, I think I missed something. R is daughter of Y. A is father of Y. A is father of Y. S is daughter-in-law of M, so M will be her mother. M will be Y's mother. Okay. Now, how Q related to A? So again, the answer is correct. Okay. So again, Q is the grandson of A. Q is the grandson of A. Clear? Now let's come on the next question. So this question basically of data sufficiency, you have to tell that which statement is sufficient to answer the question and which statement is not sufficient to answer the question. Visible? Among six people, I, J, K, L, M, N are sitting in a row facing north. Who sit at extreme left end of the row? So we have 6 persons. All of them are facing north. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have to find this person on the extreme left end. Okay. So let's read the question. J sit 4 to the left of L. Statement 1. J sit 4 to the left of L. 1, 2, 3. J sit 4 to the left of L. Both K and N are immediate neighbor of I. K and N are immediate neighbor of I. M sit some places to the left of N. M place some places left of N. Suppose if we take L here. So 1, 2, 3, J will be sitting here. Okay. N, K-I-N. So K-I-N is sitting here. And M will going to sit here. Okay. Clear है? अच्छा K और N के बीच में अभी हमें पता नहीं, हो सकता है N यहाँ हो सकता है K यहाँ, क्योंकि किस हमें ये नहीं पता ना इन दोनों, I बीच में हमें ये पता है, I is in the middle, तो हमें ये पता है. M sit some places to the left of N. ओके. एक और इसी पे कंडीशन लेते हैं जरा. अगर मैं J को यहां पे ले लूं, सॉरी अगर मैं L को यहां पे ले लूं, तो 1, 2, 3 J यहां पे आ जाएगा, K और N यहां पर आएगा, I यहां पे आएगा, K और N यहां पे आएगा. N के लेफ्ट में M चाहिए, लेफ्ट में जगह नहीं बची. इसका मतलब कि हम जो बनाया यही बनेगा, बस K और N के बीच में आइदर और रहेगा. K और N के बीच में आइदर और रहेगा, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो M आ गया. तो इसको सॉल्व करने से वी नो दैट M विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ अब स्टेटमेंट 2 पर आते हैं. स्टेटमेंट 2 हमारी क्या है? अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6. N sit 4 to the right of M. Suppose if we take M here, 1, 2, 3, 4. N will going to sit here. Second condition, suppose if I take M, तो second condition बाद में लेंगे, पहले first condition पे देखो. K sit third to the left of L. If I place L here, first, second, third, K will going to sit here. I sit immediate left of N. I will going to sit immediate left of N. And we have only one person left, that is K, I, N, L, J. J will going to sit here. तो इसको देख के तो ये लग रहा है ये भी सफिशिएंट है, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा ना. अभी इसमें एक कंडीशन और भी तो बनेगी. एक कंडीशन और बनाते हैं. M को अब हम यहां पर लेते हैं. क्या कह रहा है? N sit 4 to the right of M. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. N यहां पे आ गया. K sit third to the left of L. तो L को अगर हम यहां ले लें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो K sit third to the left of L. ओके. नाउ I sit immediate left of N. तो N के इमीडिएट लेफ्ट में I आ गया और J यहां पे बन गया. तो सेकंड कंडीशन से ये भी सही आ रही है, सेकंड कंडीशन से ये भी सही आ रहा है. पहले अगर आप पॉसिबिलिटी देखोगे तो M विल बी द आंसर, दूसरी पॉसिबिलिटी देखोगे तो K विल बी द आंसर. इसका मतलब
this statement is not sufficient to answer the question. Something is missing. That is why we are getting two possibility here. But in this, only one condition, only one answer, that is M. So the correct answer is data in statement 1 alone is sufficient to answer the question, while data in statement 2 is not. So the correct answer is option 1, option A. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्लियर हो रहा है? डेटा सफिशिएंसी मार्क्स फ्री के हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है, इजी है भाई. देखो बैंगलोर में एक बात आप समझ गए, कि जो टाइम आपको 30 मिनट्स मिले वो इसीलिए मिले कि क्वेश्चन चैलेंजिंग होंगे, आपके 30 मिनट्स आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे. दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लेवल सेम एज आईपीएम रोहतक. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें तो पूरा काम प्लेस वैल्यू का है. देखो दिस इज 23, दिस इज 1, दिस इज 5, 9, 13, 17, then 21, 25, 3, 7, 11 and 15. I am just writing the place value. 1 एक साथ ही लिख देते हैं. 1 and 3, 5 and 7, 9 and 11, 14 and 15, 17 and 19, 21 and 23. ओके, अब देखते हैं जरा यहां पे कि क्या लॉजिक हम लगाएंगे. 23 प्लस 4, ओके, प्लस 4 प्लस 4 9, प्लस 4 13, प्लस 4. तो पहला वाला तो सही हो गया, हर जगह प्लस 4 हो रहा है. 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 4 29, 29 में 26 हटाओ 3 आएगा. 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15. ये भी सही निकला. 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 4, ओ 9 प्लस 4 इज 13, बट वी आर गेटिंग 14. अगर यहां 13 होता तो 13 प्लस 4 इज 17, 17 प्लस 4 इज 21. तो IGNO इज रॉन्ग. IGNO इज रॉन्ग. सी ऑप्शन इज रॉन्ग. बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, अल्ट्रा इजी, अल्ट्रा प्रो मैक्स इजी. ओके, नेक्स्ट. H अगेन देखो, H 8, 12, 16, 20, 24 एंड 2. सबके पहले पहले लेटर ले लिए. ये सब यहां पे कॉमा कॉमा लगा हुआ है, ऐसे मान लेना, ठीक है. ये सब अलग अलग है, HADLEI ये सब एक है. तो 4 4 का डिफरेंस यहां पे दिख रहा है. ये देखो 1, 5, 9, 13, 17, 21, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4. यानी अब जो गलती होगी वो लास्ट वाले से ही मिलेगी हमें. तो लास्ट वाला देखते हैं जरा. 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5. अब 19 प्लस 5 करोगे तो 24 आएगा. तो दिस इज करेक्ट. यहां पे x आना चाहिए. और 24, 19 प्लस 5 इज 24, 24 प्लस 5 29, दैट इज 3. तो XQY इज रॉन्ग. XQY is wrong. Okay. This says also be the same. GC JA RN UL XTAR SOVB. Okay. So 7, 3, 10, 1. So we will say that minus 4 plus 7 minus 9. Okay. This is 18, 14, 21 and 12. So minus 4 plus 7 minus 9. See the pattern. Place value लिखिए, काम करिए. That's it. 24, 21 and 18. So minus 4, this is minus 19 and this is plus 17. So 19, 15, 22 and 2. Minus 4 plus 7 and this is what? This is not minus 9. 22. 22. 1 second.
लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट. XTAR नहीं, क्वेश्चन सही है. XTAR यार, मैंने इसको 21 इसको सॉरी, यहां पे मैंने क्या किया था, यहां पे एक गड़बड़ हो गई. लिसन, यहां पे क्या हो रहा था, ये हो रहा है -4 एंड ये +7 ही हो रहा है. कैसे, देखो इधर 20 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा 27. 27 - 6 करोगे, 27 - 26 करोगे तो 1 ही तो आएगा, क्योंकि टोटल लेटर तो 26 ही होते हैं. तो प्लेस वैल्यू अगर 26 से ज्यादा जाएगी तो -26 करके रिमेनिंग आंसर निकालेंगे. तो ये यहाँ पे 1 ही आएगा. और 1 को हम ले लेंगे क्या 27, और 27 में अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमें 18 ही तो मिलेगा ना. 27 में हम 9 माइनस करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको ना 27 मान लो, तो अब आपको सही दिख रहा होगा. देखो -4 +7 एंड -9, ये हमें अलग दिख रहा है, क्योंकि यहां पे देखो क्या है, ये 22 है. अब 22 में अगर हम -9 अगर हम करते भी हैं तो वी विल गेट 13, बट इन दिस केस वी आर गेटिंग 2, तो इसका मतलब यहां पे हो रहा -20. तो दिस इज रॉन्ग, SOVB, दिस इज रॉन्ग. ठीक है. हाँ, लॉजिक थोड़ा सा अजीब है. लॉजिक यहां पे क्या लग रहा है, -4 +7 एंड -9, जो कि हमारा क्या नाम है, ऑप्शन नंबर 4 में मैच नहीं हो रहा है. ओके, चलो ये वाला भी देखते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है. SNYV GBNJ BWHE WRCZ. ठीक है. एक्चुअली अभी वही क्या होता है ना, क्वेश्चन कॉपी करने में भी कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है, तो कहीं भी कुछ भी होता है तो मैं एक बार सोर्स क्वेश्चन जरूर देख लेता हूं. 19, 14, 25 एंड 22, 7, 2, 14 एंड 10, 2, 23, 8 एंड 5, 23, 18, 3 एंड 26. ओके, अब अगर हम यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, यहां पे -5 हो रहा है. यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, 6 + 5 यानी ये +11 हो रहा है. और यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये -3 हो रहा है. ओके, लेकिन क्या ये लॉजिक हर जगह लग रहा है, -5 -5 -5. यहां पर देखो क्या हो रहा है, -5 देन +12 देन -4. यहां पर देखो 2 है तो 28 कर दो इसको, 28 - 5 कितना होता है, 23 होता है, तो -5 हो गया. फिर अगर हम देखें तो 23 है, 23 को 8 बनाना है तो क्या करेंगे यहां पर, अगर हम ये वाला देखें प्लस का, देखो प्लस का 12 अगर हम देखते हैं 23 में प्लस का अगर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 11 देखेंगे. भाई एक बार देखो ये दोनों के दोनों पैटर्न अलग आ गए ना, अब ये चेक करना ये फॉलो करेगा या ये, तो -5 तो सभी में कॉमन है, +11 करके देखो, +11 करेंगे तो क्या आएगा 34. 34 में से 26 माइनस करो तो क्या आएगा 8. क्या 8 आ रहा है यहाँ पे, हाँ, इसका मतलब ये हो रहा है प्लस का 11 और फिर ये क्या हो रहा है माइनस का 3. तो यहां पर देखिए हमें क्या मिल गया, +5 सॉरी -5 +11 -3, -5 +11 -3. तो इसका मतलब ये भी -5 +11 -3 होगा. चेक करते हैं, -5 अब +11 करो तो 18 में अगर हम 11 प्लस करें तो कितना आएगा 29. 29 - 26 तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3. ओके, एंड -3, तो मुझे ये बताओ 3 में 3 हटा दो तो कितना आएगा 0, और 0 पे क्या आता है z, z माने 26. तो इसका मतलब ये वाला हमारा ऑड वन आउट है, GBNJ ये वाला हमारा ऑड वन आउट है. ओके, दिस इज द ऑड वन आउट, सेकंड ऑप्शन. क्लियर. ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का, एंड मुझे सुनने में आया कि डायरेक्शन बहुत टफ है यार. देखते हैं जरा क्या है. कह रहा है रोशनी स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई एंड ड्राइव 10 किलोमीटर ईस्ट, ये ईस्ट होता है, 10 किलोमीटर ईस्ट में गई.
शी टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 15 मीटर, ओके 15 मीटर ड्राइव किया. देन अगेन टेक अ राइट टर्न एंड ड्राइव 13 मीटर, ओके. शी टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 19 मीटर, तो 15 मीटर तो यहां तक आ गई, प्लस यहां से 4 मीटर और चली गई, तो 19 मीटर हो गए. एंड शी टेक अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, तो ये 13 है 10 है, तो यहां पे 3 आ गई, यहां से यहां पर, और 3 और चली गई, ओके. तो 3 3 6 हो गया. एंड स्टॉप्स एट पॉइंट जेड. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड एंड चेन्नई? ये चेन्नई है. बहुत इजी है. देखो भाई, ये कितना है 4 है, तो ये भी कितना हो गया 4, ये कितना है 3, तो 4 और 3 का ट्रिपलेट कितना बनता है 5. 4 और 3 का ट्रिपलेट कितना बनता है 5. जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे कर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 16 प्लस 9, तो दैट इज 25. दैट इज क्लियर है भाई. सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, ओके. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का. कह रहा है VRML और इट इज रिलेटेड टू NMJQ. इट इज रिलेटेड टू NMJQ. कैसे रिलेटेड है देखो, 22 है, 18 है, 13 है, 12 है, 14 है, 13 है, 10 है एंड 17 है. तो वी विल से दैट इट इज -8, माइनस का 5, माइनस का 3 एंड प्लस का 5. अब आप कहोगे अरे तो अजीब है, दूसरा वाला भी जरा चेक कर लेते हैं एक बार. कह रहा है QWGT इज रिलेटेड टू IRDY. 17, 23, 7, 20, 9, 18, 4 एंड 25. सो -8 ठीक है, -5 ठीक है, -3 ये भी ठीक है एंड प्लस का 5. ओके, तो यही लॉजिक लग रहा है सेम. अब जरा चेक करते हैं इसमें. 12 -8 4 ठीक है, 19 -5 14 ये भी सही है, 8 -5 3 ओके, एंड ये 25 है. 25 में अगर हम +5 करेंगे 30 मतलब यहां पे डी आना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. 14 -8 इज 6 ठीक है, -5 x -5 इज 19 ये भी सही है, 6 -3 is 3 and u is 21. Now 21 plus 5 is 26. So this is correct. सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा. ये वाला देखो, -8 is 12, -5 is p, x -3 is 24 -3 21 ये भी सही है, एंड o plus 5 is 19. करेक्ट तो ये भी आ रहा है यार. NXFU ओके, NXFU T है हमारा 20 एंड -8 करो 12 आ जाएगा. 21 है, 21 में -5 करो 16 आ जाएगा. 24 में -3 करो तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा. एंड O 15 है, 15 में 5, हाँ सॉरी 15 में 5 जोड़ने पे यहां पे T नहीं आ रहा ना, तो ये तो गलत है ना, सॉरी. यहां पर देखो 18 है, 18 में 5 जोड़ने पे ये भी नहीं आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. हो गया भाई, मैं कंफ्यूज हो गया यार, ये क्या है. देखो एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, यहां पे एक ये लाइट आ रही, एक ये लाइट आ रही है, तो इतना क्लियर मुझे यहां नहीं दिखता जितना ये स्क्रीन से दिख जाता है यहां पे. तो दैट्स इट, दैट इज द सॉल्यूशन. बट सॉल्यूशन के बाद अब मेन चीज है इन्फ्रेंस की. इन्फ्रेंस मैं आपको देता हूं. यू नो कि क्वेश्चंस का नंबर कम है, समय ज्यादा. जब क्वेश्चन के नंबरिंग कम हो, समय ज्यादा, इसका मतलब कि क्वेश्चन इजी हो करके भी चैलेंजिंग होंगे. जैसा कि ये पूरा पेपर है, मैं ये नहीं कहूंगा पेपर टफ है, मैं ये नहीं कहूंगा पेपर इजी है. पेपर मॉडरेट पे है, यानी कि हो सकता है टफ हो जाए, हो सकता है इजी हो जाए, बट कुछ कह नहीं सकते. व्हाट शुड यू प्रिपेयर कि भाई आपको कुछ टॉपिक से बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि अरेंजमेंट्स है ना, अरेंजमेंट्स को आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से. इसके अलावा प्लेस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से उन पे काम करना है. प्लस क्रिटिकल रीजनिंग के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, अभी क्लास में भी बता दूंगा. क्रिटिकल रीजनिंग के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर आपको काम करना है. प्लस कोडिंग डिकोडिंग आपको प्रैक्टिस करनी है. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपको प्रैक्टिस करना है. रैंकिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है, रैंकिंग के ऊपर आपको काम करना है. प्लस आपको ब्लड रिलेशन की भी प्रैक्टिस करनी है.
ये पूरा एक इंफरेंस यहां से निकल करके आया, इसमें लॉजिकल गेम्स भी जोड़। अगर इतना आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू स्कोर मोर देन 90% इन द गिवन एग्जाम। थोड़ी सी और मेहनत और अच्छे काम माइंड के साथ अगर आप पेपर देंगे तो मैं ये एश्योरेंस दे सकता हूं, अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो, कि डेफिनेटली यू विल गोइंग टू स्कोर 95+% इन योर लॉजिकल रीजनिंग एग्जाम। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, अच्छे से आप लोग अपना एग्जाम दीजिए। लास्ट लास्ट वीक बचा हुआ है, इसमें बहुत ही जम करके मेहनत करिए। एंड फॉर मोर अपडेट्स आईपीएम करियर के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।